देखते हैं 8वां क्वेश्चन दिया गया है, मिसलेनियस एक्सरसाइज है संबंध फलन में। इसमें दिया गया कि माना f इक्वल टू 1 1 2 3 0 -1 -1 -3 ये दिया गया है। जो फंक्शन दिया गया है इसको कह रहा है कि z से z में, z का मतलब पूर्णांक संख्या का समुच्चय, f(x) इक्वल टू ax प्लस b द्वारा परिभाषित फलन है, जहाँ पे a भी पूर्णांक है, a और b का मान ज्ञात करना है। आपको ये फलन दिया गया है क्रमिक युग्म बना करके, जहाँ पे आपका फंक्शन f(x) इक्वल टू ax प्लस b दिया है। तो यहाँ से हमको a और b का मान निर्धारित करना है। देखिए जो ये फलन दिया गया है f(x) इक्वल टू ax प्लस b, क्लियर। तो इसमें जो हम x का मान रखेंगे, इसमें x का मान रखेंगे तो f(x) का मान मिलता है। तो जो यहाँ पे फलन हमारा क्रमिक युग्म के रूप में दिया है 1 1 2 3 0 -1 -1 -3, इसका मतलब आप समझ रहे होंगे कि ये जो प्रथम घटक होता है क्रमिक युग्म का, जो क्या होता है प्रांत के अवयव होते हैं, और द्वितीय घटक जो होता है परिसर के अवयव होते हैं। तो प्रांत का मतलब क्या होता है, जो फंक्शन में हम x का मान रखते हैं वही प्रांत होता है, और मान रखने के बाद फलन का पूरा जो मान प्राप्त होता है उसको क्या बोलते हैं, परिसर। अर्थात अगर हम इस फंक्शन में 1 रखेंगे तो ये जो 1 है ये f(x) का मान प्राप्त होगा, ठीक है। अर्थात हम लिख सकते हैं f1 इक्वल टू कितना आएगा 1, f1 ये 1 आप x में रखेंगे तो पूरे फंक्शन का मान कितना प्राप्त होगा 1, क्लियर। तो यहाँ से देखिए f(x) बराबर यदि ax प्लस b है तो f1 का मान क्या आएगा, यहाँ से ax के स्थान 1 हो गया प्लस b इक्वल टू 1, ये इक्वेशन आपका 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे दूसरे क्रमिक युग्म में देखिए ये x का मान अगर 2 रखा गया है तो फलन का मान कितना मिला है 3। आप प्रांत और परिसर के बारे में अच्छे जानते हैं। तो अगर f2 हम देखें फलन में, अगर हम x का बराबर 2 रखें तो फलन का मान क्या मिलेगा 3 मिलेगा। तो यहाँ से f2 बराबर क्या आएगा, देखिए f(x) बराबर ax प्लस b है, तो f2 मतलब यहाँ पे 2 होगा, तो 2a प्लस b इक्वल टू 3 हो जाएगा समीकरण। तो इसको रखेंगे तब भी, और ये मतलब समीकरण बन जाएगा। 0 रखेंगे तो -1 मिलेगा, -1 रखेंगे -3 मिलेगा। तो आप दो समीकरण को ही हल करके a और b का मान ज्ञात कर सकते हैं। क्या किया जाए, आप समीकरण 2 में से 1 घटा दीजिए, घटाने पर क्या मिलेगा 2a प्लस b इक्वल टू 3 है, और पहला समीकरण है a प्लस b इक्वल टू 1, घटाया जाएगा तो ये माइनस हो गया कैंसिल, 2a -a करेंगे तो a आएगा, 3 - 1 2 आ गया। a का मान कितना आ गया 2, a का मान जो है समीकरण 1 में रख दीजिए। यहाँ पे a के स्थान कितना रखेंगे 2 प्लस b बराबर 1, तो b का मान क्या आएगा 1 - 2, ये b इक्वल टू आएगा -2, ठीक है। हमारा आंसर क्या मिलेगा a इक्वल टू 2 और b इक्वल टू -2, क्लियर। इस तरह से आप प्रांत और परिसर को फंक्शन में रख करके a और b का मान ज्ञात कर लेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, दिया गया है कि r बराबर ए बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू n, जो आपका क्रमिक युग्म में एलिमेंट है वो प्राकृतिक संख्या से लिया गया है, तथा a इक्वल टू बी स्क्वायर, तो ऐसे एलिमेंट लेना है जो a इक्वल टू बी स्क्वायर इस रिलेशन में हो। द्वारा परिभाषित फलन n से n में एक संबंध r है, इस संबंध r दिया गया है। क्या निम्नलिखित कथन सत्य है। आप पहला देखेंगे a बिलोंग्स टू r फॉर ऑल a बिलोंग्स टू n, a बिलोंग्स टू r के लिए b बिलोंग्स टू r, a b बिलोंग्स टू r, b c बिलोंग्स टू r और a c बिलोंग्स टू r। ये चेक करना है कि सही है कि नहीं सही है। तो देखिए जो हमारा ये फलन संबंध दिया गया है यार, ये दिया गया है ए बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू n तथा a इक्वल टू बी स्क्वायर, क्लियर। n से n मतलब आप प्रांत और परिसर दोनों प्राकृतिक संख्या से ही लेंगे। तो आपको पहले चेक करना है कि a बिलोंग्स टू r, फॉर ऑल a बिलोंग्स टू r, मतलब सभी प्राकृतिक संख्या के लिए a बिलोंग्स टू r होगा कि नहीं। आप देखिए अगर हम a बराबर 1 लेंगे तब तो ये हो सकता है कि 1 1 बिलोंग्स टू r हो सकता है। कब, जब आपका ये a बराबर b स्क्वायर होगा, देख रहे हैं a बराबर b स्क्वायर। तो आप अगर इसको a रख रहे हैं, इसको b के रूप में रख रहे हैं, दोनों a ही है, लेकिन अगर a b के रूप में होता है तो a को भी आप b के रूप में रखेंगे तो ये 1 जो है 1 का स्क्वायर के बराबर है, अर्थात एक के लिए तो हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे दिया गया है फॉर ऑल
यहाँ पे इसमें ए बिलोंग्स टू एन, मतलब सभी प्राकृतिक संख्या के लिए क्या ये ए बिलोंग्स टू आर होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम 1 और 2 लें, सॉरी 2 लीजिए, अगर हमने 1 रखा तब तो मान लीजिए संबंध में आ रहा है, ये सत्य हो रहा है। लेकिन 2 के लिए देखिए, क्या ये 2 और 2 का स्क्वायर बराबर होगा? नहीं बराबर होगा। 3 देखिए, इसमें भी 3 और 3 का स्क्वायर बराबर नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं अतः ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एन। ठीक, अर्थात पहला जो कथन है वो क्या है? आ सकते हैं। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरे में देखिए, ए बी बिलोंग्स टू आर का तात्पर्य है कि बी ए बिलोंग्स टू आर। अच्छा, इसका मतलब ये है कि अगर 2 संख्या में लें, ए का बी के साथ संबंध बन रहा है, तो क्या बी का ए के साथ क्रम उल्टा कर दें तो वो संबंध बनेगा कि नहीं? तो इसमें देखिए, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि 9 और 3, ये देखिए संबंध में है। 9 और 3 का मतलब ये ए हमारा ए है और ये क्या है? बी है। तो यहाँ से ये दिखाना है संबंध कहाँ गया है? ए बराबर बी का स्क्वायर, अर्थात 9 जो है 3 के स्क्वायर के बराबर है। तो क्या आपको ये दिखाना है कि यदि ए और बी बिलोंग्स टू आर है तो इसका तात्पर्य बी ए बिलोंग्स टू आर हो सकता है? बी ए का मतलब, इसको उल्टा करें, 3 और 9 देखें, तो क्या ये 3 जो है 9 के स्क्वायर के बराबर होगा? नहीं होगा ना। इसका मतलब ये डज नॉट बिलोंग्स टू आर। आप समझिए कि यही संख्या जो लिया जा रहा है, ए बी को बी ए करके देखिए, तो क्या ए बी संबंध में है? उस संबंध को अगर दर्शा रहा है कि नहीं? तो आपने देखा कि 9 और 3 तो रिलेशन में है, लेकिन अगर इस क्रम को उल्टा कर दिया जाए, 3 और 9 कर दिया जाए, तो ये संबंध में नहीं आ रहा है। अर्थात हम कह सकते हैं अतः ए बी बिलोंग्स टू आर का तात्पर्य ये है कि बी ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर। अर्थात आप ये कह सकते हैं ये भी आ सकते हैं और ये भी आ सकते हैं, जो सिद्ध करना था। क्लियर? तीसरा देखिए, तीसरे में है कि ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर का तात्पर्य है कि ए सी बिलोंग्स टू आर। अच्छा, इसमें ये बात है ए बी बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब 81 और 9 ले हम, ये संबंध में है। ये मान लीजिए ए हो गया, ये बी हो गया। अब बी सी बिलोंग्स टू आर, मतलब बी सी इस तरह बनाए कि बिलोंग्स टू बी, मतलब यही बी लेना है। 9 और 3 लीजिए, ये बी हमारा हो गया और ये सी हो गया। ठीक, तो क्या ए सी बिलोंग्स टू आर होगा? देखिए, ये ए हमारा है, ये देखिए संबंध में है, 81 बराबर 9 का स्क्वायर, ये भी सही है, और बी बराबर 3 का स्क्वायर, ये भी सही। इसी रिलेशन से आपको चेक करना है कि ए बराबर बी स्क्वायर से, तो क्या ए सी बिलोंग्स टू आर हो सकता है? इसको देखिए, ए मतलब 81 और ये सी मतलब 3, क्या 81 बराबर 3 का स्क्वायर होगा? नहीं होगा, नहीं होगा ना। इसलिए हम कह सकते हैं अतः ए बी बिलोंग्स टू आर और बी सी बिलोंग्स टू आर के लिए ए सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर। अर्थात ये भी क्या है आपका? आ सकते हैं। तो आप कहेंगे कि इसमें जो तीनों क्वेश्चन दिया गया है, तीनों आ सकते हैं। देखिए, इस 10वें क्वेश्चन में दिया गया है कि माना ए बराबर आपका दिया गया सेट है, बी आपका सेट है, और फंक्शन दिया गया है एफ इक्वल टू 1529314521। क्या दिया गया कथन सत्य है कि एफ जो है ए से बी में संबंध है, एफ ए से बी में फलन है। ये जो एफ दिया गया है, इसको चेक करना है कि ये संबंध है कि नहीं है और फलन है कि नहीं है। कहाँ से कहाँ तक? ए से बी में। तो अगर ए बराबर हमारा ये दिया गया है और बी बराबर ये दिया गया है, तो संबंध चेक करने के लिए आप संबंध के बारे में जानते हैं। संबंध होता क्या है? दो समुच्चयों के कार्तीक गुणन, दो समुच्चयों के कार्तीक गुणन के उप समुच्चय को ही हम क्या बोलते हैं? संबंध बोलते हैं। तो इसको चेक करने के लिए हम क्या करें? ए और बी का कार्तीक गुणन हम क्या लें, और जो ये फलन दिया गया यहाँ पे, इसको देखें कि ये जो एफ दिया गया है इस ए क्रॉस बी का उप समुच्चय है कि नहीं है। अगर उप समुच्चय होगा तो हम कहेंगे कि संबंध है, उप समुच्चय नहीं होगा तो संबंध नहीं है। चलिए, ए क्रॉस बी पहले हम निकालें। ए क्रॉस बी देखिए क्या आएगा। ए क्रॉस बी आप क्रमित युग्म बनाएंगे,
पहले एलिमेंट का इन सबके एलिमेंट के साथ, अर्थात 1 5 1 1 1 5 1 9 1 11 1 15 और 1 16। ठीक है। इसी प्रकार 2 का बनाएंगे सबके साथ, फिर 3 का बनाइए, इस 3 का बनाएंगे इन सब के साथ, फिर 4 का बनाएंगे इन सब के साथ, कहाँ तक? 16 तक। ठीक है। तो ये आपका आ गया क्या? A क्रॉस B। क्लियर? तो ये A क्रॉस B होगा। अब जो F दिख रहा है हमारा 1 5 2 9 और 3 1 4 5 और 2 11। देखिए जो सभी एलिमेंट हैं इस सेट में है कि नहीं है, इसका उपसमुच्चय है कि नहीं है। 1 5 देखिए इसमें है, 2 9 2 और इसमें 9 है ना, 2 9 इसमें होगा, 3 1 इसमें है, 4 5 इसमें होगा क्योंकि यहाँ 5 है, 4 5 भी होगा, 2 11 क्योंकि इसमें 11 है तो 2 11 यहाँ पे आ जाएगा। तो इसका जो सभी एलिमेंट है इसके सेट में है, इस सेट में है, अर्थात हम कह सकते हैं चूँकि F जो है A क्रॉस B का उपसमुच्चय है, इसलिए हम कहेंगे कि फलन F जो है A से B में संबंध है। क्लियर है बात? तो पहला कथन हमारा क्या हो गया? सत्य हो गया। दूसरा पहचानना है कि A से B में फलन है कि नहीं है। तो फलन के लिए आप देखेंगे फलन क्या होता है। फलन आप जानते हैं कि पहले समुच्चय के प्रत्येक अवयव का एक और केवल एक प्रतिबिंब बनना चाहिए दूसरे समुच्चय में। तो यहाँ पे देखें कि जो फलन हमारा दिया गया है, एक का केवल एक प्रतिबिंब है, हाँ, 2 का देखिए 9 है और 2 का इधर 11 है, 3 का 1 है, 4 का 1 है, अर्थात जो 2 दिख रहा है एलिमेंट इसके 2 प्रतिबिंब है, एक 9 है दूसरा 11 है ना। आप देखिए अगर इस तरह से बनाएं तो इसके प्रांत के यहाँ लिखिए 1 2 3 4, परिसर के यहाँ रखें 5 9 1 11। तो 1 का 5 के साथ, 2 का 9 के साथ, 2 का 11 के साथ, 3 का 1, 4 का 5 के साथ। तो आप देखिए इसका भी एक प्रतिबिंब, इसका भी एक प्रतिबिंब, इसका भी एक प्रतिबिंब, लेकिन 2 का 1 और 1 2 प्रतिबिंब बन रहे। तो आप दूसरे क्वेश्चन में कहेंगे क्योंकि अवयव प्रांत के अवयव 2 का, इस 2 का प्रतिबिंब 1 से अधिक है, इसलिए जो फलन आपका F दिख रहा है, सॉरी जो F आपका दिख रहा है वह जो है A से B में फलन नहीं है। आया समझ में? फलन आप पहचान लेंगे, एक से अधिक प्रतिबिंब नहीं बनना चाहिए और सभी अवयव का एक प्रतिबिंब बनना चाहिए। 11वां क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपका दिया गया है कि माना F इक्वल टू AB A प्लस B, ये क्रमित युग्म हमारा है, AB A प्लस B एक प्रांत है, परिसर का अवयव है, सच दैट AB बिलोंग्स टू Z। AB जो है पूर्णांक संख्या है, कैसी संख्या है? पूर्णांक, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, द्वारा परिभाषित Z क्रॉस Z का एक उपसमुच्चय है। तो Z से Z में एक फलन है कि नहीं है बताना है कि जो ये आपका सेट दिया गया है यह एक फलन है कि नहीं है। तो फलन आप जानते हैं कैसे पहचानना है। सबसे पहले हम देखें F दिया क्या गया है, इसमें दिया गया है क्रमित युग्म AB A प्लस B, ये क्रमित हमारा है जहाँ पे AB बिलोंग्स टू Z है। तो बस इसको पहचानना है कि ये आपका फलन है कि नहीं। फलन होने का मतलब ये है कि अगर एक प्रांत के लिए एक से अधिक परिसर मिल रहा है, एक प्रांत के लिए एक से अधिक परिसर मिल रहा है, इसका मतलब हो गया कि एक प्रांत में जो अवयव हैं उसका एक से अधिक प्रतिबिंब बन रहा है, तो आप कहेंगे कि यह संबंध जो है फलन नहीं हो सकता है। तो कुछ ऐसे प्रांतों को हम खोजें कि जिसके लिए एक से अधिक प्रतिबिंब मिल जाए, तो हम एक मिल जाएगा ऐसा तो कहेंगे कि यह फलन नहीं है। अब 2-4 ऐसे हम खोज लें कि एक ही प्रतिबिंब बने, तब आप ये नहीं कहेंगे कि ये फलन है। एक बार में आप हाँ पाने से ये नहीं कहेंगे कि फलन है। एक ना खोजिए कि जिससे कि एक से अधिक प्रतिबिंब मिले, उसको खोजेंगे। अगर वो नहीं मिलेगा तब आप कहेंगे कि फलन है,
अगर मिल गया तो फलन नहीं है। चलिए पूर्णांक संख्या लेना है। अगर हम a बराबर 2 ले लें और b बराबर 1 ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे ए बी कितना आएगा, 2 1 के 2 आएगा, और a प्लस बी क्या आएगा, 2 प्लस 1 अर्थात 3 आएगा। तो इसका मतलब हो गया कि ये एक हमारा जो ये बन रहा है सेट, इसमें ए बी आपका 2 हो गया और ए प्लस बी कितना हो गया, 3, एक अवयवी मिल गया। अगर हम ए बराबर -2 रख लें, देखिए जेड है, जेड का मतलब पूर्णांक संख्या, प्लस माइनस कुछ भी ले सकते हैं। मैं ये खोज रहा हूँ जिससे कि एक से अधिक अवयव का प्रतिबिंब एक से अधिक मिल जाए, जैसे एक अवयव का एक से अधिक प्रतिबिंब, इसलिए मैं माइनस ले रहा हूँ जिससे कि एक से अधिक आए, उसको लाने का प्रयास कर रहा हूँ। जिससे एक नहीं मिलेगा, ऐसा मिल जाए कि नहीं दिख रहा है तो आप कह देंगे कि फलन नहीं है। b बराबर -1 लीजिए तो ए बी क्या आएगा, -2 गुणे -1 आपका 2 आएगा, a प्लस बी क्या आएगा, -2 प्लस -3 आएगा, अर्थात इसका दूसरा एलिमेंट क्या गया, 2 -3। बस यही खोजना था। आप देख रहे हैं एक प्रांत के लिए 2 परिसर दिख रहे हैं, दिख रहा है नहीं, एक प्रांत 2 ही के लिए 2 परिसर दिख रहे हैं, अर्थात आप कह सकते हैं कि चूंकि प्रांत में अवयव 2 के लिए एक से अधिक प्रतिबिंब है, इसलिए यह जो f है ये आपका z से z में फलन नहीं है। क्लियर। इसमें देखिए क्वेश्चन इस प्रकार से आपके मन में आ सकता है कि हम ऐसे अवयव लें जिससे कि एक से अधिक ना हो। जैसे आप कहें कि एक इसको लीजिए, दूसरी बार a बराबर 2 लीजिए, b बराबर 3 लीजिए, तो यहाँ से a b आपका 6 आएगा, a प्लस b 5 आएगा, तो यहाँ पे आप 6 और 5 रखिए। इसको क्यों रखेंगे, तो आप कुछ भी रखेंगे, ऐसा नहीं कि मैं इन दोनों को खोज लूँ, इसको और इसको, और फिर कह दूँ कि एक ही प्रतिबिंब बन रहा है तो फलन है, ऐसा नहीं। आप कुछ ऐसा खोजिए कि जिससे आपको क्वेश्चन में आपका बात गलत ना हो सके। तो ये ना वाली बात आप खोजिए, ना मिल गया तो सीधे सीधे ना कह दीजिए। एक हाँ पाने से आप हाँ नहीं कह सकते हैं, लेकिन एक ना पाने से आप ना कह सकते हैं। 12वां क्वेश्चन देखिए दिया गया है, सेट ए बराबर आपका 9 10 11 12 13 दिया है तथा एफ सब्जेक्ट ए टू एन, मतलब प्रांत आपका ए से लिया जाएगा इससे, और परिसर जो होगा एन से, पूरे प्राकृतिक संख्या के समुच्चय हैं। यहाँ पे एफ एन इक्वल टू एन, फंक्शन हमारा क्या है, एफ एन इक्वल टू एन है, जहाँ पे एन का महत्तम अभाज्य गुणक परिभाषित है। महत्तम गुणक निकालना है, अभाज्य गुणक, एफ का परिसर देखिए यहाँ करना है। तो जो एफ सब्जेक्ट ए टू एन है, इसका मतलब जो प्रांत लेना है वो 9 10 11 12 इसी एलिमेंट से लेना है। तो यहाँ पे देखिए पहले तो अभाज्य गुणक निकालिए। 9 का अभाज्य गुणक क्या होगा, 3 हो सकता है, 3 के 3 यही होता है, 9 के 9, 9 तो अभाज्य है नहीं, 3 अभाज्य है। 10 का अभाज्य गुणक कौन कौन होगा, 2 हो सकता है, 5, क्योंकि 2 × 10 भी होगा, 5 में 10 होगा। फिर 11 का तो कुछ नहीं होगा, 11 ही होगा, कोई गुणक नहीं होता इसका, आप 11 ही लिख लीजिए। 12 का देखिए 2 होगा और 3 होगा अभाज्य गुणक, बाकी 4 तो अभाज्य नहीं होगा, 6 भी अभाज्य नहीं होगा। 13 का देखिए 13 ही होगा। क्लियर। और महत्तम अभाज्य लिखना है, महत्तम अभाज्य गुणक। तो चलिए महत्तम में क्या लिखे जाए, यहाँ आप लिख लेते हैं। महत्तम इसका 3 ही है, इसका देखिए महत्तम क्या होगा, 1 2 है 1 5 है, तो महत्तम आप 5 लिखेंगे। इसमें देखिए महत्तम क्या होगा 11, इसमें महत्तम 3, और इसका महत्तम कितना होगा 13। ये महत्तम गुणक हो गए किसके किसके, सेट ए के सभी अवयव का 9 10 11 12 का महत्तम गुणक, अभाज्य गुणक 3 5 11 3 और 13। अब देखिए जो हमारा एफ एन इक्वल टू एन दिया गया है, इसका मतलब क्या है, एन का महत्तम अभाज्य गुणक।
अर्थात जो आप यहाँ पे एलिमेंट रखेंगे n, उस n का महत्तम गुणक अर्थात f अगर हम 9 रख रहे हैं, a से लेना है प्रांत में, तो प्रांत आपका यहाँ से अगर 9 रख रहे हैं, n का महत्तम गुणक, तो 9 का महत्तम गुणक क्या है? 3 है। क्लियर। अब f अगर 10 रखें तो 10 का n मतलब n का महत्तम गुणक, तो 10 से 10 का महत्तम गुणक कितना होगा? 5 होगा। इस प्रकार से 11 का क्या होगा? 11 का महत्तम गुणक क्या है? 11 ही है। 12 का क्या होगा? 12 का देखिए 3 है। फिर 13 का क्या है? 13 ही है। हेलो, समझ में? इसका मतलब समझ में आ गया। एफ एन इक्वल टू n का महत्व, ये यहाँ तक नहीं है, पूरा यहाँ तक है। जो n रखे हैं उसका महत्तम अभाज्य गुणक, तो 9 का अभाज्य गुणक क्या है? 3 है। तो इस प्रकार से ये सब प्रांत हो गए, ये पूरे एलिमेंट, और ये क्या हो गए? परिसर हो गए। तो परिसर हम क्या लिखेंगे? 3, 5, 11 और 13। अब 3 को 2 बार नहीं लिखेंगे, 2 बार है 2 बार लिखें। सेट में आप जानते हैं अवयव एक ही बार लिखा जाता है। प्रांत पूछेगा तो आप प्रांत ये बता सकते हैं, 9, 10, 11, 12 और 13, जबकि आपको यही पूछ रहा है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। महत्तम अभाज्य गुणक से ज्ञात करना है। तो ए मतलब इन्हीं 5 एलिमेंट का महत्तम गुणक निकालना है, तो आपने ये निकाला। फिर यहाँ से आप प्रांत और परिसर समझ करके परिसर को लिख लीजिए।